हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंसिग्निया लर्निंग। सो आज से हम ना इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टुडे, दैट इज प्रियम्बल। और हमारे इस एंटायर सीरीज का जो सोर्स होगा, यानी हम कहाँ से इसको कवर करेंगे, सो दैट वुड बी एनसीईआरटी एंड प्लस द फेमस बुक दैट इज लक्ष्मीकांत। इसके अलावा हम पीवाईक्यू क्यू रिसेंट पीवाईक्यूज के एग्जाम्स को एनालिस क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए ये सीरीज को करेंगे, ताकि दिस सीरीज वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। All right, so let getting started with the very first chapter of the Indian polity, that is preamble. If I ask you a question, what is preamble? So your answer would be like preamble is a gist of Indian Constitution. It is a, you can say, content page of Indian Constitution. जैसे हमारी बुक के अंदर ना content page होता है, पेज नंबर 1 to 4 एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करता है, दूसरा इसी तरह से हमारा कंटेंट है एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का। इफ यू वांट टू बी लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड, सो यू कैन से प्रियम्बल इज एन एपी एपिटमी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एसेंस है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात करी गई है उसका एक एसेंस है प्रियम्बल के बारे में। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज एन आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडिया का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। ओके, आपने जो प्रियम्बल है ना अपने बुक के अंदर कई बार पढ़ा होगा, बट क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्योंकि हम समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके तो प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है, तो बिगिनिंग फ्यू सेंटेंसेस विद इन वार्मथ वेलकम इट टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी सोर्स ऑफ अथॉरिटी होगी क्या। और थोड़ा आगे को जाते हुए ये नेचर ऑफ द स्टेट, let me clarify you here. State here mean to say the entire geographical area that is India. Okay, तो हमारे इंडिया का नेचर कैसा होगा। एंड इसकी जो बॉडी होती है ना, इट टॉक्स अबाउट दी कोर ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या चीजें अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीजें मेंशन है। एंड एंड्स विद इन डेट ऑफ अडॉप्शन। ओके, तो अब इन्हीं को हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात, थोड़ा हम इसके इसके कुछ पार्ट्स को देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशिंग द फिलोसफिकल फाउंडेशन, इसमें क्या क्या था। तो हम पहली, अगर हम प्रियम्बल को रीड करते हैं ना, तो हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकती है इंटेंशन किसकी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, ड्राफ्टर थे, उनकी इंटेंशन क्या थी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल के अंदर क्या चीज मेंशन करी गई है, क्या चीज मेंशन करी गई है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, काइंड ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, फ्रेमर्स थे, उनका क्या आइडिया था। वो जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो उनके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा था, वो आखिर इंडिया को कैसा स्टेट अज्यूम करते थे, कैसा स्टेट मानते थे, और कैसा स्टेट दे विश की हम बनाएंगे। सो ये हमें रिवील करता है इंटेंशन के बारे में, साथ ही हिस्ट्री के बारे में। अब नाउ व्हाट इज हिस्ट्री। तो अगर मैं बात करूँ कि इंडियन प्रियम्बल की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट इज नॉट लाइक कि एक रात आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा एंड नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे यू प्रेजेंटेड into the constituent assembly and everybody accepted is okay, all right, that is amazing. नो, ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था, द वेरी फर्स्ट चार्टर केम इन इंडिया, दैट वाज चार्टर ऑफ 1773, 1771 और 1773। अब से लेके इंडिपेंडेंस जाने तक 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के दौरान इसमें बहुत सारे माइनर मेजर चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू वट एवर द नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो हम ब्रिटिशर्स ने उसमें चेंज किया। सो इट हैज गॉन थ्रू अ काइंड ऑफ एन एवोल्यूशन। तो इसकी एक एवोल्यूशन की हिस्ट्री है। साथ ही जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहली बार जो हमने सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, तो वो कैसे हुआ और उसकी क्या हिस्ट्री थी। एंड इट टॉक्स अबाउट द कोर वैल्यूज, हम क्या क्या फंडामेंटल चीज़ें देना चाहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटायर फिलोसफी क्या है, हम क्या ऑब्जेक्टिव देना चाहते हैं, और हम क्या प्रिंसिपल सेट करना चाहते हैं अपने नेशन के लिए। इसका लीगल स्टेटस क्या है, या क्या ये जो हमारा प्रियम्बल है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसका कोई लीगल इन्फो लीगल स्टेटस है। सो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाट डज इट मीन्स,
प्रियम्बल के अंदर बात करी गई है इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रैटर्निटी की। अगर आपसे आपके साथ कोई भेदभाव होता बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि सर हमारे खिलाफ ना अन्याय हुआ है, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट आपके इस पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर सकती है। ही हैज द कंप्लीट राइट। और ये क्यों मना करेगी? ये कहेगी कि जो बेटा आप जो इक्वालिटी की बात कर रहे हो ना, दिस इक्वालिटी इज बीन रिटर्न इन द प्रियम्बल एंड प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ मीन टू से। तो ये एनफोर्सेबल नहीं है। अब अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है तो आपके दिमाग में आ गए थे तो फालतू की चीज है। जैसे हमारे बुक के अंदर जो कंटेंट पेज होता है वो फालतू का होता है, जिंदगी में 0.001% कभी कभार हम यूज करते हैं उसका। तो लेट मी टेल यू, नॉट दिस इज नॉट द फालतू का चीज, बट इट हैज एन सिग्निफिकेंट वैल्यू। आपको शायद पता होगा कि हमारे लेट्स से पार्लियामेंट के पास कितने अंडर थ्री आर्टिकल 368 के पास पावर होती है, अमेंडिंग पावर। यानी वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को अमेंड कर सकती है, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है चीज़ों को। अमेंडिंग पावर है। अब इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि कितना अमेंड कर सकती है, क्या क्या अमेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जैसे हमारे लेजिस्लेचर के अंदर ना कोई बदमाश टाइप का नेता है, तो वो ये सोचेगा कि यार मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देता हूँ। ठीक है, क्या ये बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये नहीं बदला जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होगी इन फ्यूचर? अगर हम सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई हमारे पास एम्बिग्यूटी आती है, किसी आर्टिकल को लेकर हमारे पास कोई कंफ्यूजन आता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देगा। सो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के ही पास ये पावर है कि वो इस पे अपने जजमेंट देगा। लेकिन वो जजमेंट किस आधार पे देगा? अपनी ओपिनियन पे। द आंसर इज नो। अगर ऐसी कोई फ्यूचर में एम्बिग्यूटी आती है, कंफ्यूजन आता है किसी आर्टिकल को लेकर, किसी की लैंग्वेज को लेकर, तो ये अगेन दे विल लुक इनटू द प्रियम्बल। प्रियम्बल में देखेंगे एंड दे विल लुक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स थे, फ्रेमर्स थे, वो किस आइडिया पे बात कर रहे थे और इस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या आइडिया होना चाहिए। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंट वर्क है। ऑलराइट, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ी इसकी लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अगर हम बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था ऑन 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। ये क्या था? तो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बिग चैलेंज था ना, वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जब हमने पहली बार सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है, तो पीटी जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ना उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी कि हम अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, इंडिया बनाते हैं, तो उसका हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। So preamble is based on the objective resolution passed by the पीटी जवाहरलाल नेहरू on the 22nd of January 1947। और इसमें कुछ आइडियाज होंगे, फॉर एग्जांपल आगे आप देखेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, एंड दे वर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनफैक्ट दीज वर द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया था। प्रियम्बल की आपने बेसिक चीजें बात कर ली, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ द स्टेट, कोर ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। तो पहली थिंग, अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करना चाहें इन कैटेगरी, सो वी वुड लाइक टू क्लासिफाई इट इनटू 4 स्ट्रक्चरल पिलर्स, जिसमें सबसे पहले बात करी गई है सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? एक मिनट, प्रियम्बल पढ़ते हैं। सो द प्रियम्बल रीड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। We the people of India, हम कौन हैं? हम हैं पीपल ऑफ इंडिया। यानी हमें कैसे डिफाइन किया गया पीपल ऑफ इंडिया? यानी एक हमारे पास जियोग्राफिकल टेरिटरी है। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप ही है, इंडिया का मैप। तो हमारे पास एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है और हम इसके सिटीजन हैं। हमारा जो लीगल टर्म है बस यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a
हमारी पूरी श्रद्धा है भारत को बनाने में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? दैट इज नन अदर देन वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो स्टेट होगा, हमारा जो इंडिया होगा, आखिर उसका नेचर कैसा होगा? क्या एक रिलीजियस कंट्री होगी? क्या ये नॉन रिलीजियस कंट्री होगी? तो इट डिक्लेयर्स इंडिया इनटू अ सॉवरेन विदाउट एनी काइंड ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। हम सोशलिस्ट होंगे समाज की भलाई करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम सेक्युलर होंगे, यानी हम धर्मनिरपेक्ष होंगे, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होंगे, यानी ये हमारे नेचर के बारे में बात करता है। कोर ऑब्जेक्टिव, हम अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। न्याय देना चाहते हैं, हमें थोड़ी फ्रीडम देना चाहते हैं, लोगों को इक्वालिटी देना चाहते हैं, और सभी लोग दोस्ती के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, फ्रैटर्निटी देना चाहते हैं। और इसके अलावा इट टॉक्स अबाउट द डेट ऑफ अडॉप्शन, दैट इज 26 नवंबर 1949। राइट, तो पहले हम समझते हैं कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब होता है वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद, we basically mean to say a state, a country don't have any relation with the state. That is the literal meaning of the word secular. लेकिन फॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप कहना चाहो, तो इंडिया के केस में क्या है, सेक्युलर का ये मतलब नहीं है। हमें रिलेशन है, वी विल एडमायर, वी विल चेरिश एंड वी विल सपोर्ट the religion, but we will support all the religion equally and we will take care of the interest and welfare of the minority। यानी जो और रिलीजन है, हम माइनॉरिटी और उनके हम वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। सो वी विल सपोर्ट बट ऑल रिलीजन equally। That is what exactly secular for India means to be to say. And this was to added in 1976. So it basically talks about the equal respect and protection and support for all religion by the state। और हाँ, एक चीज मैं और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, व्हाट इज स्टेट हेयर मीन टू से, इट बेसिकली रेफर्स टू द इंटायर जियोग्राफिकल एरिया दैट इज इंडिया। ओके, सो यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है इंडिया, नॉट द स्टेट जो कि हमारे पास 28 है उनके बारे में नहीं है। स्टेट इज इन एंटायर इंडिया। ऑल राइट, द वेरी नेक्स्ट वर्ड इन दिस सीरीज इज डेमोक्रेटिक। आपको पता है डेमोक्रेटिक, आपने ये पॉपुलर फ्रेज कई बार सुना होगा, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। और यहाँ से आप डेमोक्रेसी का एसेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। यस, इट इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स से। सो an established form of government driving power from the people of that particular country। ओके, देन हमारे पास वर्ड आता है रिपब्लिक इसी सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बीच में। सो रिपब्लिक मीन टू से अ हेड ऑफ एन स्टेट, इट इज इलेक्टेड, usually in case of India it is the president of India, it is being elected, that is mean republic। Okay, not in any kind of a hereditary, that is monarch as exist in case of the British। So that was in monarchy, not a republic, so India is a republic, not monarchy। एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, वेयर पीपल डू एक्सरसाइज देयर पावर। ओके, पीपल डू एक्सरसाइज देयर पावर बाय मीन ऑफ देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये हैं आपके पास एमएलए साहब, whoever they are, so they take care of the welfare of the people। और ये किसके बिहाफ पे काम करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपने लोगों के इलेक्ट हुए लोगों के बिहाफ पर। यानी ये इलेक्ट हुए लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और इस तरह से अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। वेल एक्चुअली ऑन पेपर तो ऐसा ही होता है, और बाकी आपको पता है एमएलए का मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करते हैं। राइट, यू बेटर नो द सिचुएशन। तो हमने बात करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर कितनी चीज़ें मेंशन हैं, तो कितने वर्ड मेंशन हैं। हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और हमने इसका मीनिंग भी समझा था। अगर हम प्रियम्बल को देखें, इफ यू लुक द प्रियम्बल, सो प्रियम्बल का ना जो इनिशियल पार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रेज होता है, द वार्मथ वेलकम, विच बेसिकली टॉक्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। यानी ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करता है, और ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है,
दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसी के अलावा जब ये स्टार्ट होता है, इट टॉक्स अबाउट द nature of the state, which is how, which kind of the state India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic। और उसके बाद जब ये बॉडी की बात आती है, प्रियम्बल की बॉडी, तो इट टॉक्स अबाउट द कोर ऑब्जेक्टिव दैट वी विल डिस्कस लेटर, एंड इट एंड्स विद द डेट ऑफ अडॉप्शन, वेयर डिड वी adopted the our preamble. So there are four structural pillar if you want to categorize it further. So they would be the source of authority. Who are the source of authority? We the people of India. Now you might ask a question, sir, what is mean by the source of authority? आप ना एक रात एक मतलब दिन में जा रहे थे स्कूटी में बैठ के, और आपका पंगा हो गया किसी एडवोकेट से, और एक साहब बिल्कुल चिढ़ गए कि यू डोंट नो मी है, आई एम एडवोकेट। आपने इससे पूछा कि आपकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या, आपका पावर क्या, पावर कहाँ से मिलती है, तो ये कहेंगे कि हम भाई जज सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, तो आप यहाँ चले गए सुप्रीम कोर्ट से, आपने सीजेआई से, ऐसे तो रिस्की काम है, बट आपने पूछ लिया कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ पावर। सो सीजेआई साहब बहुत गुस्से में बोले, द कॉन्स्टिट्यूशन, कांट यू अंडरस्टैंड। आप रुके नहीं, बिकॉज यू आर द ब्रेव सिटीजन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ लिया व्हाट इज योर सोर्स ऑफ पावर, तो उसको क्या कहेगा, what constitution will answer if suppose if constitution is a person, so what constitution should answer, constitution should answer my source of power is we the people of India. Wait a minute, we the people of India aren't you, that is the exactly you, like we everyone, okay, so we are the ultimate source of all these particular person, okay, the CGI, the advocate, and so many government officials and so on. So we are the ultimate source of power, but we don't realize it. All right. So if not today, someday we probably will realize our power. Then it talks of the core objective, and the core objective is justice, liberty, equality, and fraternity. These are the core objective we aspire to provide to our citizens. Okay, our countrymen, we aspire to provide them. We'll talk what is justice, liberty, equality, and fraternity. What does that mean by, and what is the difference? How many type of they are? And it ends with the date of adoption, which is 26th of November 1949. ऑल राइट, तो हम आगे को बढ़ते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कोर ऑफ प्रिंसिपल्स और कोर थिंग दैट हैव बीन गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहली बात हमने करी थी जस्टिस के बारे में, और जस्टिस अगर हम काइंड कहेंगे तो फिजिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास तीन प्रकार के जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपकी नज़र यहीं पे होगी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल जस्टिस? ओके, तो लाइक पीपल कह सकते हैं ना यहाँ पे कि सर स्पिरिचुअल का क्या हुआ, तो मॉरल वेलबींग का क्या हुआ, तो वी आर एक्सक्लूडिंग बेसिकली दिस, बिकॉज वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल सोशल जस्टिस। हाँ, इसमें इंक्लूड भी हो सकता है, इंटर रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं। So the very first one is that is social justice. Social justice mean to say a society without any kind of the discrimination on the grounds of caste, creed, gender and religion. इन ग्राउंड के बेस पर ना आपके अंदर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हमारा प्रियम्बल कर रहा है। हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम सोशल बेस्ड पे किसी पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करें। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इस पर्टिकुलर पर्सन को हम जो है जस्टिस प्रोवाइड करें। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या होता है? नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ, इनकम और इक्वल पे, इक्वल वर्क, और वी कैन से इक्वल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को इक्वल पे मिले, इक्वल वर्क मिले, इक्वल इनकम मिले, फॉर दैट एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वेल ग्राउंड में क्या होता है ये तो वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर्स थे, फ्रेमर्स थे, या हमारा जो इंटेंशन था ये ऐसा ही था कि लोगों में जो है इकोनॉमिक जस्टिस हो, लोगों को इक्वल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले। एंड द थर्ड काइंड ऑफ द जस्टिस, द
our Indian constitution seeks to provide, that is political justice. So it basically means to say equal, free, and fair right to participate in political opportunities without any kind of the discrimination. Now let me briefly introduce, like brief you about what is political justice. So if you are a citizen of India of 18 and 18 plus of age, so every particular person have given the right to vote, what we popularly call it an adult suffrage or universal adult suff franchise. Okay, universal adult franchise. तो इसमें क्या है कि अगर ये आप हैं और आपके पास वोट करने की पावर है, तो आपकी वोट करने की पावर इक्विवेलेंट है। और आप ही के बगल में कौन बैठा है? मिस्टर अंबानी और मिस्टर इलॉन भाई। Elon is not a citizen of India, so we're not talking about just taken Ambani for example. So you both guys have equal power. You- Both guys votes have equal power. तो आपकी वोट की ना इक्वल पावर हो गया। इसके अलावा तो पॉलिटिकल में तो हमारे पास इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का भी लाइक रोल होता है। क्या आप दोनों इक्वली पॉलिटिकल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कॉन्टेस्ट करने की आज़ादी देता है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है। सो यहाँ पे मनी इन द पिक्चर। सो यू नो पैसा प्लेज बिग रोल। इट इज पैसा, not paisa, all right? So paisa plays a big role. Of course, there are more chances that Ambani will win, but we are not talking about the results of the election, but we are talking. So can you like participate or contest the election as Ambani can? That is the political freedom, and it is given by our constitution and mentioned in the political preamble of Indian constitution. All right. तो इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन और बातें कही गई हैं। हम प्रोवाइड करते हैं जस्टिस, हमने इसको फिनिश कर लिया। देन लिबर्टी। सो लिबर्टी हम किस किस की देते हैं? वी गिव लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। What is liberty means? In a simple word, if I translate it in, so the best word I think would be आज़ादी। सो आपको ना सोचने की आज़ादी है। आप क्या सोचते हैं? और आपको आप सोच रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है, यानी उसको व्यक्त करने की भी आज़ादी है आपके पास। और आपको कुछ इसमें मानने की भी आज़ादी है। आई बिलीव एनी काइंड ऑफ अ फिलॉसफी, इफ यू सब्सक्राइब एनी काइंड ऑफ द फिलॉसफी, यू सब्सक्राइब एनी काइंड ऑफ द डॉक्ट्रिन, आप किसी रिलीजन पर विश्वास करते हैं, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सो ऑन। आपको उस पर फेथ भरोसा रखने की भी आज़ादी है और साथ ही उनकी वर्शिप करने की आज़ादी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यू शुड नॉट बिलीव एनीथिंग, ऑलराइट? You should either know it or you don't know it. Or if you don't know it, you should try up to your best to know it. All right, ये philosophical ज्ञान था। आपको हो सकती है आज़ादी। Like you can believe, okay? उसके बाद हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हम प्रोवाइड करते हैं स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल। तो हम सभी को इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं। हम बोले तो प्रियम्बल, और वी हैव फंडामेंटल राइट ऑन इट, वी हैव डीपीएसपी एंड सो मेनी थिंग टू गिव like to enforce equality. Then we have fraternity. Fraternity, if I translate it in Hindi, so it should be भाईचारा। ओके, भाईचारा इज ऑन द टॉप, है ना? टॉप नहीं, simply भाईचारा। That basically means to say fraternity. So it means to say assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. Okay, थोड़ा सा confusing। देखो, क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप वियर करते हैं ना तिलक को, एंड somebody like scold you for that, why are you wearing tilak? And somebody make fun of you, why are you wearing tilak? So this particular person who say you this, make fun of you, is basically talking against your dignity. And if he is talking against your dignity, you will have enmity with that particular person, okay? And if you will have enmity, दुश्मनी हो जाएगी, तो you will not have good भाईचारा, that is fraternity with the particular person. And if we don't have any kind of the fraternity, that is भाईचारा,
and we are continuously quarreling with each other, so it is against the unity and integrity of the nation, जो देश की एकता के लिए खतरा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सारे लोगों के अंदर हम दूसरों के बिलीफ फेथ की रिस्पेक्ट करें, इसकी वजह से हमारे बीच में फ्रेंडशिप हो इंस्टेड ऑफ हैविंग एनमिटी बिटवीन अस। इसकी वजह से हमारे बीच में क्या रहेगा, फ्रैटर्निटी, भाईचारा रहेगा, और ये देश के लिए अच्छा काम है। हम चाहते तो ऐसे ही हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स थे ऐसा ही चाहते थे, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन आपको पता है कि क्या है। हमारे यहाँ हम कितने प्यार से रहते हैं, अक्सर दंगे फसाद की न्यूज़ आती रहती है। जो भी हो, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ हाउ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी आर इंटर रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एग्जांपल। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, ये हैं आप बहुत ही परेशान हैं और भगवान भगवान को बुलाते हैं। तो मान लो कि ऐसा टाइम होता है, भगवान आपके घर के छप्पर में ही बैठा हुआ है ना, और वो आ जाता है तो वो कहता है, बेटा, भगवान भी हो सकता है जिन, अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स माइथोलॉजिकल बिलीफ, व्हाटएवर यू कैन से। सो वो कहता है कि आपको लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के बीच में आपको, आप उनसे वरदान मांगते हो तो कहते हैं आपको कि हाँ, मैं वरदान दूँगा। आपको क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए, फ्रैटर्निटी चाहिए या फिर इक्वालिटी चाहिए? और आप क्या चुनेंगे? बताइए, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी। और आपने शायद चुन भी लिया होगा। लेट मी टेल यू, योर selection was not an smart. If I were you, so I would choose all of the three. रिमेंबर, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ये जो गॉड है ना, ये जो जिन है, इन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि आपको क्या चाहिए इनमें से, लिबर्टी या इन इसके अलावा आपको चाहिए इक्वालिटी या फिर आपको चाहिए फ्रैटर्निटी। सो इट शुड बी ऑल ऑफ थ्री। इसमें से ना आप तीनों चूज कर सकते हैं, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड इंटेग्रिटी। और क्यों आप तीनों चूज करेंगे? क्योंकि अगर आप एक ही चूज करते हैं ना, इसका कोई सेंस नहीं है। ये एक ऐसी है, मतलब अगर ये तीन चीजें आपकी वाइफ होती है, और फर्स्टली लेट मी टेल यू, आई एम अगेंस्ट पॉलीगैमी। तो आप वाइफ होती हैं तो ये तीनों एक साथ है तो काम करेंगे। ओके, वाइफ वाला केस बहुत ही बकवास था। हम पहले वाले केस पे वापस आते हैं, यानी अगर आप इनमें से एक को चुनेंगे तो वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अब हम फ्रैटर्निटी, अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वालिटी है, यानी आप लोगों के इक्वल हैं, लेकिन लिबर्टी नहीं है, आप अंडर प्रेशर हैं, आप किसी के कंट्रोल में हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं। तो आप कहोगे कि चलो ठीक है, फिर लिबर्टी चूज कर लेते हैं। आपके पास आज़ादी है, दिस टाइम यू गॉट लिबर्टी, but you don't have equal. People are more superior than you in terms of wealth, in terms of anything. So will you be happy? No. एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा जस्ट फॉर सेकंड। तो इंडिया में ना, मतलब बहुत ज्यादा जो केस ऑफ डिप्रेशन है वो किसकी वजह से पता है? वो इस वजह से है कि हमारे पड़ोसी ने एक माला बिल्डिंग ज्यादा बना लिया, उसके पास एक सुपर कार है जो हमारे पास नहीं है। दिस इज दी लाइक मैक्सिमम कॉज ऑफ डिप्रेशन, सैडनेस इन इंडिया। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है, यू शुड चूज थ्री। अब आप कहोगे ठीक है, फ्रैटर्निटी चूज करते हैं, तो आपके भाइयों के लोगों के बीच में बड़ी भाईचारा है, भाईचारा इज ऑन द टॉप। बट ये भाईचारा जो है, आपके पास इक्वालिटी नहीं है, यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ एनीबडी। तो अब ले दे के आपको आइडिया लग गया होगा कि बिना ये ऑल दीज थ्री थिंग ना इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, so they like the things, they cannot be divorced. The trinity that cannot be divorced. So these are the three things. If you aspire to marry someone, so these are the three sisters, they will together marry you and then only make you any kind of the sense. Okay, and your life will be happy. Okay, polygamy is illegal in India. Do at your own risk. All right. तो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट थ्रू सम काइंड ऑफ द एवोल्यूशन। और शुरुआत में लोगों के दिमाग में आया कि क्या हमारा जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। और तो इसमें लेके सुप्रीम कोर्ट में ये जो है केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट में इसने जजमेंट दिया।
अब यहाँ पे हम एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझें इससे पहले कि आई वांट टू गिव यू काइंड ऑफ अ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है. Now you have understanding of what is preamble. So it gives the basic philosophy of our constitution, like it provides the equality, social, economic, political. It talks of like fraternity, socialist, secular, democratic, and so on. अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो आपका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए कि यस इट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वाई? क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14-15 ये भी तो इक्वालिटी की बात करते हैं. ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं और ये एंड लीगली एनफोर्सेबल भी हैं. यानी अगर इन ग्राउंड पर कोई आपके साथ भेदभाव होता है सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट हैज नो केस दैट ही विल रिफ्यूज टू एंटरटेन योर केस. ओके, तो वो आपको सुनने से मना नहीं कर सकते. एंड दिस इज लीगली एनफोर्सेबल एंड हेंस योर आंसर शुड बी दैट preamble should be the part of constitution because it talks of equality. बट अगर हम इक्वालिटी को देखते हैं, यस आर्टिकल 14-15 तो इक्वालिटी है. आर्टिकल 39 ये बात करता है, लेट मी टेल यू इट इज DPSP. सो DPSP क्या होता है? तो एक सिंपली यू कैन से सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्टेट. गाइडलाइंस होते हैं स्टेट्स के लिए जिसमें आर्टिकल 39 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट दी वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, जो समाज के ना कमजोर सेक्शन होते हैं उनके वेलफेयर के बारे में बात करता है. यानी स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन टू प्रमोट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपल by trespassing the rich and affluent class of the society. तो आप इस चीज को ग्राउंड बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट दिस टाइम मे रिजेक्ट योर hearing your appeal by saying because article 39 is not part of the fundamental right, so I am rejecting it. So we can say article 34 is not enforceable by the enforceable, right? article 30 39 तो enforceable है ही नहीं. But Article 39 also talks of equality, so it should not be the part of Constitution. Yes. तो अब आपका जो आंसर था कि yes, it should be, you got the reason for Article 13 and 15 for that, and you got the reason that is not, it should not be the part of the Constitution, and you got the logic for it. That is Article 39. Now let's look the judgment. और judgment में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था. So the very first case started in 1960 when the 8 judges की बेंच ने in the case of बेरूबरी यूनियन केस इसमें कहा था नो, द preamble is the key to open the mind of the makers. यानी ये एक ऐसी चाबी है जिससे हम इसके जो ड्राफ्टर्स थे, इसके जो मेकर्स थे ना, उनका हम दिमाग पढ़ सकते हैं कि आखिर वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे. बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट इज, सिंस इट इज नॉट एनफोर्सेबल. फिर उन्होंने थोड़ा-सा इसको ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करी. उन्होंने कहा भाई कि आर्टिकल 39 या फिर इसी तरह के सिमिलर आर्टिकल के बेस पे अगर हम कह रहे हैं कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 39 भी तो आखिर एक तरह से उसी फॉर्म की इक्वालिटी की बात कर रहा है. एक तरह से इक्वालिटी की बात कर रहा है जो आर्टिकल 14 एंड 15 के बारे में बात करता है. आर्टिकल 15 के अंदर जो स्टेट है ना, वो भी वल्नरेबल सेक्शंस या डिप्राइव्ड सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है, इनफैक्ट बनाया है. So this is a kind of a equality we are basically providing to the people. So the essence of the Article 39 and Article 14 and 15 is ले देके ना same है. So this judgment later they gave the 13 judges of the bench gave in the case Anand Bharti cases this judgment and saying yes, constitution, sorry, preamble is the part of our constitution. तो अब आप हैप्पी हो जाओगे कि नाउ preamble is the part of our constitution, so it should be legally enforceable, right? No. Point to be noted that even being part of the constitution, it is not enforceable by the constitution, and it is not any kind of the source to put any restriction on the power of the legislature. Still, the state, yeah, or the legislature can make
provision to uplift any deprived section of the people, and you will not put any kind of the restriction on them by saying that it is mentioned, not it is mentioned that we should have equality. We all people have should equality according to what, that is preamble, since preamble is not enforceable. Okay, यानी हम पार्लियामेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, और ना ही ये हमारा जो प्रियम्बल है ना ये एनफोर्सिएबल है। एलआईसी ऑफ इंडियन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डबल क्लिक दिया था कि यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेइंग द सेम थिंग, दैट इज इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ। नाउ, अब मैंने मतलब जस्ट मोमेंट बैक हुई आई टॉक टू यू लाइक कि 368 के अंदर, आर्टिकल के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, तो वी हैव लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जैसे अगर हम, चलो सिनेरियो से समझते हैं, ये है कुछ आदमी, इन्होंने कहा कि भैया इस बार ना स्कूल की फीस कम करवा दो। किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्हें इलेक्ट किया होगा, और ये जाएंगे लोकसभा में, एंड दे विल इंट्रोड्यूस अ बिल सेइंग दैट कि जो फीस should be lesser, there should not be hike in the fees this year. And if this bill been passed by the Lok Sabha and later it been passed by the Rajya Sabha and President finally gave his assent, signed on it, now this will become an act. So this all particular thing is done by the legislature. So they are the like act maker. So this is legislature, and amending any power, like making any kind of the alteration in the constitution on its article, is called the amending power, and it is given by the constitution under article 368. लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 368 से क्या सब कुछ बदला जा सकता है? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं। मतलब किसी बदमाश टाइप के जो अगर नेता है तो उसके दिमाग में आ सकता है ना कि भाई अगर आर्टिकल 368 के अंदर ना हम सारी चीजें बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं। मैं कल रात को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखता हूँ, अगले दिन इसको बदल दूंगा, केस खत्म। तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस के अंदर क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? यस, अंडर आर्टिकल 360 you have the power to amend the constitution, but you should not amend, you don't have any right to amend the basic structure of the constitution. आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, यानी जो एसेंस है, जो इसका कोर है, आप इसको बिना इसको अमेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इसमें कुछ अमेंड कर सकते हैं। तो इनके जो दिमाग में आ रहा था वो फालतू का ख्याल था, और ऐसा नहीं हो सकता। एंड दिस जजमेंट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। ओके, सो इसी तरह से, but one time our constitution has been amended in 1946, and this was the time of during emergency. Emergency में क्या होता है कि some particular person like the PM and all those people become so powerful, like they trespass the judicial and so particular thing, तो इसमें चेंज किया गया था। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? आफ्टर द लाइन विद द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic, and republic. So we added these two words, that is socialist and secular. Thereafter, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. ये हमारे पास इनिशियली था ना, लेकिन इसको लेटर चेंज करके क्या बना दिया? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. So these are the three words that has been added after 47 Second Amendment 1976. The first one is socialist, secular, and the third one is integrity. We already have unity, right? Unity. But the third new word was integrity. इसको याद रखना, सीरीज वाइज भी पूछा जाता है एग्जाम में। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं द एंडिंग फेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंडिंग में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल के एंड में लिखा हुआ है, दैट इज talks about the adoption of the constitution. Here it is. So what, anything special we have? Yes, we have these particular thing that is so special. Like आपने
ना अडॉप्शन की डेट तो पढ़ ली होगी, तो आपको लग रहा होगा कि क्या ही खास है। ऑन 26th of November 1949 वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, but it become effective, or we enforced this constitution on 26th of January 1950। आपको याद है हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम बनाते हैं रिपब्लिक डे, राइट। हम इसी रिपब्लिक डे को इसी की याद में बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई जी के में सवाल पूछते तो आंसर कर देना। ऑन 26th of January 1950 वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। और किसके लिए करते हैं? Because on that day our constitution become and constitution enforced on that particular day, enacted on that particular day, okay, राइट। बट जबकि जो डेट थी 26th of November 1949 को, वी बेसिकली अडॉप्टेड, वी हेयर बाय द अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है पता है? ये जो आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 60, 324, 367, 379 एंड 394, ये जो है इसी डेट को, यानी डेट ऑफ अडॉप्शन को ही क्या हो गए थे? एनफोर्स हो गए थे, लागू हो गए थे। अब ये आर्टिकल है क्या? इससे पहले मैं आपको एक एनालिटिकल क्वेश्चन देना चाहता हूं कि अगर आप हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर और आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और आप ही करता धरता है, तो आप ऐसे सबसे जरूरी चीजें क्या लागू करना चाहेंगे? याद रखिए कि अभी हमारी जो है ना, फुल्ली कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट है वो है इंटरिम। अभी इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। इस इंडिपेंडेंस एक्ट में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी थी, और हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, this was indirectly elected, not directly but indirectly elected by the princely state, British provinces, commissionerate and गवर्नर प्रोविंसेस के थ्रू आए थे, जिसमें प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट इट वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, लाइक पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो ये जो गवर्नमेंट बनी हुई थी टिल देन फंक्शन कर रही थी, दिस वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट। 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 1951 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी थी दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। टिल इससे पहले हमारे देश में ऐसा गवर्नमेंट नहीं बनी थी। इट वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट। लेकिन अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी कर लिया, तो 1949 से 50 तक जाने में हमें गवर्नमेंट चलाने के लिए भी तो कुछ प्रोविजंस चाहिए। तो ऐसा क्या है? तो सिंपली है, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हो, इससे पहले हम क्या-क्या चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें करना चाहेंगे। तो पहली बात है, अभी तक आपने मतलब प्रिएम्बल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, इक्वालिटी एंड ये सो फ्रैटर्निटी ब्ला ब्ला ब्ला। ये हम किसको देंगे? तो वी विल गिव आवर कंट्रीमैन एंड वी विल लाइक टू डिफाइन देम एज़ अ सिटिज़न। लेकिन ये सिटिज़न कौन होगा? कौन होगा? इसको डिफाइन किया गया था, हु विल बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। सो इट टॉक्स ऑफ द सिटीजन्स प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके 8 तक। वैसे तो आर्टिकल 5 टू आई थिंक आर्टिकल 12, 9, 11, 12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 12 तक ओवरऑल सिटीजनशिप की बात करता है। सो आर्टिकल 5 टॉक्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 6 इज रिलेटेड टू दी जो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। आर्टिकल 7 टॉक्स ऑफ दी जो पाकिस्तान चले गए थे। और आर्टिकल 8 जो है इसी तरह से हमारे देश से बाहर रहने वाले पीपल दैट आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इनके राइट्स को सेफगार्ड करने की बात करता है। ये हमने सिटीजन्स को ये सारी चीजें दी, कौन सी? इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सो मेनी थिंग वी टॉक्ड इन द प्रीएम्बल। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमारे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 60। ओके, हमारा एक क्वेश्चन था ना कि हम ऐसी कौन सी एसेंशियल चीज़ें देना चाहेंगे। तो पहले हमने सिटीजन को हमने कहा था कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ सिटीजन कौन होंगे, और ये हमने आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8 से कर लिया। दूसरा क्या, हमारे कंट्री का जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो कौन सा होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड सो मेनी थिंग। प्रेसिडेंट का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इस आंसर है यस। So Article 60 talks of the president. So president
टेक ओथ एंड अज्यूम हिज ऑफिस, तो गद्दी पे बैठते हैं राष्ट्रपति। अब हम अब 1951 में ना हम इलेक्शन हेल्ड करने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन वगैरह लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो फेयरली इलेक्शन कंडक्ट कर सके या उसको सुपरवाइज कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सके, कंट्रोल कर सकते हैं। सो आर्टिकल 234 टॉक्स अबाउट दिस। एंड उसके बाद हमारे पास क्या कौन सा आता है आर्टिकल, उसके बाद और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, यानी हमारे पास तब तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक नई इलेक्टेड सरकार नहीं बन जाती, तब तक हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो टिल देन फंक्शन करते रहे, जो नेसेसरी गवर्नमेंट टास्क है उनको करते रहे। एंड दिस नेसेसरी टास्क गवर्नमेंट देने वाली कौन सी है, आर्टिकल 379। ओके, सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर लीगल, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल है, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे लैंग्वेज डिस्प्यूट आया, लीगल टर्म कौन से होंगे, सो आर्टिकल 360 टॉक अबाउट दैट। ओके, इट बेसिकली टॉक ऑफ द लीगल इंटरप्रिटेशन। अब लेट मी टेल यू प्लॉट ट्विस्ट क्या है ना इसमें, लेट मी टेल यू, इन सारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 364, 324 एंड सो मेनी, दीज आर्टिकल वी हैव टॉक्ड टिल नाउ, इनको एनैक्ट करने के लिए भी ना हमें हमें एक आर्टिकल चाहिए था, एंड दैट वाज आर्टिकल 394। So it was the commencement of all these particular articles saying that these particular articles are like enforced on the date of the adoption itself, not on the 1950. So do remember these articles. They became enforceable on the date of adoption itself. They were Article 394, 3, these particular article. अब मैंने आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताई थी कि वो एसेंशियल चीजें क्या होनी चाहिए जो आप वेट नहीं कर सकते 1951 की इलेक्शन तक, जब तक कि आपके पास न्यूली इलेक्टेड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती। टिल देन जो एसेंशियल गवर्नमेंट फंक्शन है उनको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो if I conclude the preamble, so what should I say? So we have talked of the features of the preamble and so many things on it. So if I conclude, so I need to say that the preamble is the key to look into the mind of the people, mind of the framer of the constitution, कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था, which kind of the state or country they aspire to, they were assuming they supposed to make our India. So अब भी हम देख सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या बोली थी मैंने, आप प्रियम्बल को फालतू नहीं बोलेंगे। जैसे कि हम बुक के पहले पेज का, कंटेंट पेज का जीवन में बहुत ही 0.001% यूज करते हैं, एंड दिस इज नॉट द कंटेंट पेज ऑफ आवर बुक। दिस प्लेज अ की रोल व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी इन फ्यूचर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी दिमाग लगाना पड़े तो उनका भी सोर्स ऑफ जजमेंट होना चाहिए प्रियम्बल, और कोई सोर्स ऑफ जजमेंट नहीं हो सकता। So a preamble is neither a supreme power, this is not a supreme power, or nor a source of prohibition. We cannot put any kind of a prohibition on the ground of the preamble कि preamble में तो ऐसा लिखा, but this not means it isn't useless. Ultimately, it stands as an introductory compass of the Constitution, a constant vital aid for the court and citizens alike to interpret the true intention behind the law of the Republic. यानी ना सिर्फ कोर्ट्स को, हमें भी अगर कभी दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि इस पर्टिकुलर वर्ड की, इस पर्टिकुलर आर्टिकल की मीनिंग क्या होनी चाहिए, अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ें, आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन का कोई चीज़ हमारे दिमाग में आ जाए, सो वी मस्ट लुक द प्रियम्बल, और इससे हमें आइडिया लगेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की माइंड में क्या चल रहा था। सो व्हाट एसेंशियली वुड आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल वी आर एम्बिगुअस ऑन मीन टू से। Okay, that is the importance of the preamble. All right, to till now we have discussed the complete preamble, and I don't think I excluded any kind of the data, any kind of the theory and understanding out of the preamble. And I think in this chapter you are 100% good to go with. Okay, all right, guys. So this was it for today, and I'll meet you in the very next one class. Till then, thank you, keep learning, and happy learning.